निफ्टी में 350 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करीब करीब 1000 पॉइंट आपको मिले होंगे पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो के तहत, जो हमने आपको सजेस्ट किया था, जो लेवल्स दिए थे उसके आधार पर। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, किरण जाधव इस YouTube चैनल पे ऋत्विक किरण जाधव जो रोज 12:45 को लाइव आता है, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा। दोस्तों ये था पिछले हफ्ते के बारे में, लेकिन इस हफ्ते के वीडियो में, वीकली वीडियो में मैं बहुत कुछ लेके आया हूं आपके साथ। मैं इस वीकली वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर्स के ऊपर तो बात करूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और एक स्टॉक के ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आइए, मेरा नाम है आशीष केलकर और मैं आपका kiranjadhav.com के वीकली वीडियो में स्वागत करता हूं। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, हमने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जो हमने यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी और वहां पे करीब करीब 17,950 के लेवल पे हमने मार्केट आउटलुक डेली में आपको बताया था कि बाय करना है और होल्ड करके रखना है। आज तक हम होल्ड करके बैठे हैं। ये पोजीशन 17,950 से लेके अभी करीब करीब 19,750, 1800 पॉइंट का रैली हमने पॉकेट कर ली है। अगर मैं इस फॉर्मेशन के बाद अभी का स्ट्रक्चर देखता हूं तो क्लियर अप ट्रेंड चार्ट के ऊपर दोस्तों दिखाई दे रहा है निफ्टी में। ये जो टिपिकल अप ट्रेंड होता है दोस्तों, उसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो अप ट्रेंड होता है, इस अप ट्रेंड में बीच बीच में दो चीजें हो सकती है। एक करेक्शन आता है, दूसरा कंसोलिडेशन आता है। आप अगर मेरे कर्सर को ध्यान से देखेंगे, अप ट्रेंड यानी एक अपमूव हुआ, एक करेक्शन, अपमूव, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, वापस एक अपमूव, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, वापस एक अपमूव, उसके बाद एक कंसोलिडेशन। सो ये एक टिपिकल अप ट्रेंड का बिहेवियर होता है। और अभी दोस्तों अगले हफ्ते के लिए क्या होगा, वापस एक बार देखिए ध्यान से चार्ट की तरफ। एक अपमूव हमें देखा है, अभी यहाँ पे अगले हफ्ते में दो में से कोई तो एक चीज हो सकती है, या तो करेक्शन या तो फिर एक कंसोलिडेशन साइडवेज। अगर साइडवेज मूवमेंट आता है तो उसका एक रेंज बनेगा। क्या रेंज रहेगा? टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो ऊपर की तरफ 20,000 का लेवल बहुत अहम लेवल रहेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और टेक्निकल लेवल भी है। और अगर मैं रेंज के नीचे लेवल की बात करूं तो 19,600 ये टेक्निकली मेरे हिसाब से एक ऐसा लेवल है जो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। यानी 400 पॉइंट का रेंज है जिसमें एक कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर करेक्शन आता है, दूसरा चीज क्या हो सकता है, करेक्शन आ सकता है। करेक्शन अगर आना है तो निफ्टी को 19,600, 19,500, ये 100 पॉइंट का जो एक डिमांड जोन है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर हम 19,500 के नीचे फिसलते हैं तो मैं कहूंगा कि यस, करेक्शन हो आने की संभावना है, और उस केस में करेक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो 19,300, 19,200 तक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए आपको निफ्टी के चार्ट पर दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऊपर की तरफ 20,000, नीचे की तरफ 19,600। दोस्तों ये हुआ टेक्निकल व्यू। अभी हम देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों अगर ये है निफ्टी का 27 जुलाई का ऑप्शन चेन टेबल, पहले हम कॉल साइड की बात करेंगे। हम 19,750 के आसपास है, 19,800 पे 2 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, 19,900 पे 2,20,000 का लेवल है, और 20,000 पे 1,95,000 के आसपास का ऑप्शन चेन, मतलब कॉल ऑप्शन बैरियर देखने को मिल रहा है। यानी स्टैगर्ड मैनर में ऊपर की तरफ पोजीशंस खड़े हुए हैं। यानी ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। 19,800, 19,900 और 20,000 हर एक लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये साइन होता है दोस्तों कि एक कंसोलिडेशन फॉर्म होने का। अगर मैं दोस्तों पुट साइड देखता हूं तो पुट साइड में 19,800 पे करीब करीब 1,61,000 का ऑप्शन चेन डेटा है। उसके नीचे 19,700 पे 1,06,000,
और सबसे ज्यादा अगर मैं देखता हूं 19,800 के नीचे अगर मैं देखता हूं तो 19,500, करीब करीब 1,14,000 के आसपास ऑप्शन चेन मतलब पुट राइटर्स खड़े हैं। यानी ये जो लेवल्स है यहाँ पे भी स्टैगर्ड मूवमेंट में ही डेटा दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रोमिनेंट डेटा जो दिखाई दे रहा है वो सीधा 19,500 के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन टेक्निकली मैं थोड़ा ज्यादा जाना चाहूंगा, 19,600 ये मेरे लिए अहम लेवल रहेगा और 19,600 19,500 ये डिमांड जोन होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए अगर इन दोनों में से कोई एक लेवल टूटता है। अगर 19,500 के नीचे फिसलता है निफ्टी तो मैंने जैसे कहा एक करेक्शन आएगा और 20,000 के ऊपर निकलेंगे और वहां सस्टेन करेंगे तो और सी ये एक टिपिकल अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हमें ऊपर की जब एक्सपेक्ट नहीं होता है तभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आए। पिछले हफ्ते में भी यही हुआ था दोस्तों, लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन फिर भी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिला। 20,000 के ऊपर वैसे ही रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मैंने बैंक निफ्टी का डेटा जो है मतलब जो चार्ट है उसमें जो ट्रेंड लाइन पिछले 2-3 हफ्ते पहले ड्रॉ की थी वो मैंने अभी हटाई नहीं है आपको समझाने के लिए। मैंने पिछले हफ्ते में जब हम इस तारीख को थे 14 तारीख को, इट वाज अ फ्राइडे और मैंने संडे को अपलोड किया था, मैंने आपको ये कहा था दोस्तों एक ब्रेकआउट हुआ है। जनरली ब्रेकआउट के बाद वापस वो लाइन टेस्ट होती है और वहां से एक उछाल देखने को मिल सकता है। ये लेवल मैंने मेक और ब्रेक लेवल बताई थी, राउंड फिगर 44,500। जब तक हम इसके ऊपर है बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा ये मैंने कहा था। और देखो दोस्तों पिछले 5 कैंडल्स में बेहतरीन रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अगेन टिपिकली एन अप ट्रेंड। जब कोई अच्छा रैली आता है तो एक करेक्शन आता है या फिर एक अच्छे रैली के बाद एक कंसोलिडेशन होता है अप ट्रेंड में। तो यहां पे हमने वापस एक रैली देखी है। इस रैली के बाद अभी ये रैली खत्म हुई है क्या, तो अभी चार्ट के ऊपर वैसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चालू होता है तो हमें समझ लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे भी मैं एक रेंज देना चाहता हूं, दोनों लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम लेवल जो रहेगा थोड़ा डीप डाउन है, मतलब यहां से करीब करीब 200 पॉइंट्स नीचे वो लेवल है और वो लेवल है 45,900। जब तक हम इसके ऊपर है मैं मानता हूं बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। अगर हम 45,900 के नीचे फिसलेंगे तो मैं मानता हूं 400-500 पॉइंट का एक फॉल करेक्टिव मोमेंट देखने को मिल सकता है। 45,500 तक वापस एक बार जाते हुए हम देखेंगे। ऊपर की तरफ की कोई लेवल्स नहीं है क्योंकि हम ब्लू स्काई टेरिटरी में आ चुके हैं। तो मैं मानता हूं यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू हमें रखने की जरूरत है। ये हुआ टेक्निकल व्यू। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का 27 जुलाई का ऑप्शन चेन टेबल। पहले कॉल साइड देखेंगे। 46,200 पे 1,16,000, 46,300 पे 1,00,000, 46,500 1,37,000, 46,500 1,37,000 और उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सीधा दिखाई दे रहा है 47,000। यानी अगर ये लेवल टूटता है 46,500 का तो ऊपर की तरफ सीधा 47,000 का लेवल हमें चार्ट पर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे रेजिस्टेंसेस पार करने पड़ेंगे बैंक निफ्टी को। पुट साइड अगर हम देखेंगे तो देखो दोस्तों 46,000 पे करीब करीब 2,33,000 पुट राइटर्स खड़े। यानी यहाँ पे लोगों का कन्विक्शन ये दिखाई दे रहा है कि इसके नीचे बैंक निफ्टी जाना नहीं चाहिए। अगर मैंने जो लेवल दिया 45,900, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो ये सारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिलता हुआ नजर आएगा और वहां पे लॉन्ग कवरिंग देखने को मिल सकता है और उसके चलते और गिरावट 400 से 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में आती हुई नजर आएगी। ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। अभी सेक्टर्स की बात करेंगे दोस्तों तो मैंने सारे सेक्टर्स देखे हैं और कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। सबसे पहला जो रहेगा पीएसयू बैंक।
दोस्तों इस चार्ट को ध्यान से देखिए, मैं कॉम्प्रेस करता हूं चार्ट। देखिए ये दिसंबर 2022 में जो टॉप बना था उसी लेवल पे हम आ चुके हैं, यानी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डबल टॉप ये एक बेरिश पैटर्न होता है, इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं रिसेंट चार्ट देखता हूं तो रिसेंट चार्ट में एक अच्छा खासा अपमूव, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, और इस कैंडल में हमें एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन वो कन्विक्शन वाला नहीं है, कैंडल ऐसे प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाऊंगा। लेकिन अगर 4650 के ऊपर ये इंडेक्स निकलता है तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी। तो पीएसयू बैंक के तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जिस चार्ट में पीएसयू बैंकिंग के सारे चार्ट्स देखो, उसमें आपको कोई एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा प्राइस एक्शन, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और सारे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो अगर मैच हो रहे तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा जो है वो है ऑटो, निफ्टी ऑटो। भी निफ्टी ऑटो में भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के दौर, मतलब एक रेंज फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस रेंज को अगर हमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिलता है तो उस दिशा में हमें एक मूव देखने को मिल सकती है ऑटो स्टॉक में। स्पेसिफिकली ऊपर की तरफ की लेवल अगर मैं देखना चाहूंगा, 15,700 ये अहम लेवल रहेगा। यहां से करीब करीब 100-110 पॉइंट के ऊपर है वो ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर निकलेंगे वापस ऑटो स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। तीसरा जो मेरा सेक्टर रहेगा वो रहेगा निफ्टी रियलिटी। इसमें भी एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बन रहा है। लेवल नोट करके रखिएगा, रियलिटी का जो इंडेक्स है 550 के लेवल के ऊपर हमें निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए। रियलिटी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, देखो दोस्तों बेहतरीन एक अप मूव है, एक फॉर्मेशन बन रहा है। अगर 550 के ऊपर गया तो ही, क्योंकि इतने बड़े रैली के बाद जो स्ट्रेंथ, आप इमेजिन करो कि आप एक तेजी से 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो और 2 किलोमीटर ऑलरेडी दौड़े हुए हो आप, और ऐसा आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे केस में थोड़ा कॉशियसली हमें एंट्री करना चाहिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस इन रियलिटी स्टॉक्स। और वैसे भी नॉट ओनली इन रियलिटी स्टॉक्स, कोई भी पोजीशन आप मार्केट में लेते हो दोस्तों तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करने बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये थे दोस्तों मेरे सेक्टर्स के ऊपर के व्यू। अभी मैं शुरू करूंगा कमोडिटीज। कमोडिटीज में भी बेहतरीन, पिछले हफ्ते में मैंने बोला था आपको कि होल्ड विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अच्छा खासा मुनाफा आपको सारे कमोडिटीज में भी देखने को मिला होगा। गोल्ड सिल्वर ने बेहतरीन रैली दी थी, पिछले 2 दिन में करेक्शन सा हमने देखा। लेकिन अभी गोल्ड में आपको क्या करना चाहिए, तो गोल्ड की अगर मैं चार्ट देखूं, दोस्तों गोल्ड में मैंने जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था 59,100 का, उसको होल्ड करके चलना चाहिए। कंटिन्यू टू होल्ड विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 59,100। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सिल्वर में बेहतरीन रैली है। मैं मानता हूं कि अभी सिल्वर में ना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और फ्रेश एंट्री जो है उसके लिए थोड़ा वेट करना जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट फॉर्मेशन जहां पे लगे कि एंट्री करना चाहिए ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड में भी एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और ये फॉर्मेशन का जो लेवल है ब्रेकआउट के कगार पर आ चुका है वापस एक बार क्रूड। मैंने यहाँ पे आपको खरीदारी करने के मौके बताए थे, एक अच्छा खासा रैली भी मिला, हमने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिलेक्ट किया था वो ट्रिगर हो गया। अभी इसका मतलब हमारा पोजीशन नहीं है। अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेना है तो एक लेवल आपको मार्क करके रखना है 6,350। ये जो लेवल है वो क्रूड के लिए अहम रहेगा। इसके ऊपर निकलता है क्रूड तो क्रूड में एक रैली अच्छा देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थे कमोडिटीज के बारे में। अभी मैं बात करूंगा वर्ल्ड इंडाइसेस। दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसेस अगर मैं देखता हूं तो जिस तरह का मूवमेंट हमने डाउ जोन्स में देखा था, बेहतरीन, जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते में यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, इफ यू रिमेंबर।
और मैंने आपको ये बताया था कि 34,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो एक बड़ा बेहतरीन रैली देखने को मिलेगा, बड़ा ब्रेकआउट होगा, ये मेरे स्पेसिफिक वर्ड्स थे। देखो दोस्तों, एक अच्छा खासा रैली 34,700 के ऊपर देखने को मिला। नाउ जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक ब्रेकआउट होने के बाद 60% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि एक बार वापस करेक्शन आता है, उसी लेवल को टेस्ट होता है और उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन का डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। तो यहां पे ऐसा ही होने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूं यहाँ पे थोड़ा कॉशियस, क्योंकि हम ये जो अमेरिकन बाजार है, इवेंट्स है, अगले हफ्ते में वापस इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होने वाले हैं, जो ऑलरेडी लोगों को पता है, क्योंकि उनके जो स्पीच थे उसमें ऑलरेडी उन्होंने कह दिया था कि और एक ऐसा पॉलिसी अनाउंसमेंट रहेगा जिसमें ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। तो एक्सपेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है प्राइस में, लेकिन जो ओवरऑल कमेंट्री थी उसमें पॉजिटिव संकेत भी देखने को मिले थे, इसलिए ये एक अच्छा खासा रैली कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर मैं नैस्डैक की बात करूं, नैस्डैक में भी मैंने आपको टारगेट दिया था 14,500 का, और वहां से हम करीब 75 पॉइंट्स दूर थे, और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन पिछले 2-3 दिनों में आता हुआ हमने देखा है। अभी भी करेक्टिव मोड में है, लेकिन यहाँ पे भी 13,900 ये लेवल रहेगा जहां पे टेस्ट होने की संभावना है, और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों, S&P 500 की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने भी बोला था पिछले हफ्ते में जो टारगेट था वो पूरा अचीव होता हुआ नजर आया। टारगेट अचीव हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, तो थोड़ा इसमें भी व्यू अब भी इस लेवल पे बना पाना थोड़ा मुश्किल है। सो वेट एंड वॉच पॉलिसी इसमें हमें अपनानी चाहिए। दोस्तों, ये थे वर्ल्ड इंडाइसेस। अभी रूपी एंड डॉलर करेंसी। दोस्तों, मैंने ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है पिछले हफ्ते भी दिखाया था, लेकिन इस हफ्ते में मैंने नीचे का जो ट्रेंड लाइन है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। मैंने ये ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ की है। अगर आज का मैं कल का क्लोज देखता हूं USD INR का, तो वो करीब मेरे ख्याल से 81.95 का है, 81.95। और ये जो ट्रेंड लाइन वैल्यू है ये अहम है, और इसका वैल्यू है 81.85। अगर रुपया इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे फिसलता है तो रुपए में ताकत, स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आएगी। इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस उछाल आता है तो फिर गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी, वीकनेस बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह का ये फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, इसी रेंज में रहने की संभावना है, अनलेस 81.85 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तब तक। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे पुट कॉल रेशो की। पिछले हफ्ते के पुट कॉल रेशो के बारे में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, और वो ये समझाया था कि जब टिपिकल अप ट्रेंड होता है, जिस तरह का अभी अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें पुट कॉल रेशो का रेंज बदल जाता है। ऊपर की तरफ हमने पहले बोला था आपको 1.3, 1.4 इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे एक अप ट्रेंड स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नजर आता है तो पुट कॉल रेशो जो होता है वो 1.5, 1.6 तक जाता है, और फिर भी स्ट्रेंथ बना रहता है। 1.5, 1.6 के यहाँ पे पुट कॉल रेशो आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगर मैं पुट कॉल रेशो इस हफ्ते का मैं पूरा देखता हूं तो देखिए दोस्तों, हम 17 जुलाई को यानी मंडे को 1.5 के यहाँ पे थे, 1.3, 1.3, 1.4 यानी रेंज बदलता हुआ नजर आ रहा है अभी धीरे धीरे। और 21 जुलाई को यानी फ्राइडे को 0.9 यानी 1 के नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है नीचे का जो रेंज है 0.6, 0.7 वहां तक जाने के बाद हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। पुट कॉल रेशो के बारे में आप किरण सर का एक वीडियो देख सकते हो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद आप ये जो हमारा एक्सेल शीट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो चार्ट भी फॉर्म करते रहता है, जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज डालते हो वैसे वैसे वो फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देता है। तो उस हिसाब से आप रोज मेंटेन करो। और हमारी वेबसाइट जो है kiranjadhav.com, इसके होम पेज पर रोज 3:30 बजे हम अपडेट करते हैं ये पीसीआर, वो आपको मेंटेन करना है, तो ऑटोमेटिक ये चार्ट भी फॉर्मेशन होता रहेगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमें info@kiranjadhav.com पे मेल भेज सकते हो। अगले हफ्ते के इवेंट्स,
यहाँ पे मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं और उसके बाद एक स्टॉक के ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों अगले हफ्ते में इवेंट्स कौन से हैं? 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और वो भी नियर टर्म में नहीं है। एक है 26 जुलाई को और 27 जुलाई को 2 इवेंट्स हैं और ना तो चाइना से है ना तो इंडिया से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट से कुछ इवेंट्स हमारे सामने आने वाले हैं। 26 जुलाई को क्या है? 26 जुलाई को यूएस का फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन बाहर आने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा ऐसा नहीं। हाँ, अगर कुछ कमेंट्री आती है और ये जो बेसिस पॉइंट्स है उसमें कुछ बदलाव आता है तो उस हिसाब से इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऑलरेडी वो रिफ्लेक्टेड है प्राइस में। 27 जुलाई को 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे यूएस मार्केट में। पहला जो रहेगा वो रहेगा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा, और यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट भी उसी दिन 27 जुलाई को अनाउंस होने वाला है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे आपको एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा होता क्या है और इसका इंपैक्ट कैसे होता है इकोनॉमी के ऊपर और मार्केट के ऊपर। जैसा नाम सजेस्ट करता है, ड्यूरेबल गुड्स यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका लॉन्जिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, यानी एक बार हमने वो बाय कर लिया तो उसके बाद वापस वही ड्यूरेबल, मतलब वो कंज्यूमिंग आइटम नहीं है, ड्यूरेबल गुड्स है। तो यूएस मार्केट में जो लोकल कंपनीज है वहां की, वो जो ड्यूरेबल गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनके पास कस्टमर से कितने ऑर्डर आए हैं इसका डेटा, यानी ड्यूरेबल गुड्स डेटा, ऑर्डर डेटा। अभी इसमें जनरली क्या क्या होता है, व्हीकल्स, जो फैक्ट्री में मशीनरी लगती है वो, कंप्यूटर्स, एरोप्लेन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टॉयज, ऐसे जो लोकल कंपनियां हैं उनकी जितने ऑर्डर्स है उसका डेटा। तो बट नेचर, और उसके साथ साथ और एक डेटा इसमें ऐड किया जाता है। आपको याद है मैंने एक ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन की थी, पीएमआई, परचेस मैनेजर्स इंडेक्स, यानी कोई भी कंपनी के जितने बड़े परचेसिंग के ऑर्डर्स है, यानी कंपनी कितना परचेस कर रही है और उसके साथ साथ उनके पास कितने ऑर्डर्स है, इसका लेखा जोखा लेके ये थोड़ा मतलब डेटा के साथ मैनेजमेंट करके ये रिपोर्ट बनाया जाता है। तो जनरली इससे ये पता चलता है कि ओवरऑल लोकल इकोनॉमी कितनी है, बूस्ट है, डिमांड कितना है और उसके इम्पैक्ट कंपनी के रिजल्ट्स पे कैसे होंगे। ऐसे बहुत सारी लंबी चेन इसमें होती है, लेकिन एक रिफ्लेक्टिव पैरामीटर होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में किस तरह से फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था टर्मिनोलॉजी के ऊपर, और अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक स्टॉक जिसके बारे में मुझे पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में पूछा गया था, और स्टॉक का नाम है IRCTC। दोस्तों ये रहा IRCTC का चार्ट। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक जो था पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक में हमने देखा और यहां पे जो ब्रेकआउट मिला था वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है। और मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये इस स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन का टेक्निकल एनालिसिस करता हूं तो एक ऐसा लेवल है कि जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो रहेगा 605 रुपए का। जब तक ये स्टॉक 605 रुपए के ऊपर है, मैं मानता हूं पूरे आसार है कि इसमें वापस एक उछाल देखने को मिल सकता है, एक बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। अगर ये स्टॉक 605 रुपए के नीचे फिसलता है और वहां सस्टेन करता है तो गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा है, जिनके पास पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि डेली क्लोजिंग बेसिस पर 605 के नीचे का अगर क्लोज आता है, राउंड फिगर 600 रुपए पकड़ लो, 600 रुपए के नीचे का क्लोज अगर मिलता है तो इस स्टॉक से निकलना बेहतरीन रहेगा। वापस जब नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसमें उस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल के लिए ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की मैं सलाह देता हूं। दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वीडियो। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो लेवल्स आपको दिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर्स के ऊपर, अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मुझे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए आपसे,
बहुत बेहतरीन प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन मुझे कमेंट्स चाहिए ढेर सारे। और उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप ये वीकली वीडियो का जो लिंक है वो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी स्टॉक मार्केट में एक व्यू देखने को मिले कि किस तरह से हम स्टॉक को चार्ट्स को देखते हैं, किस तरह से हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने ये शेयर किया या नहीं किया। उसके साथ साथ आपके जो सवाल है आप वो मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जो मैक्सिमम सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किरण जाधव एंड एसोसिएट्स, हम हर हफ्ते वीकली वीडियो डालते हैं। रोज सुबह 5:30 बजे मार्केट आउटलुक डेली लिखते हैं आपके लिए, और रोज 12:45 को लाइव सेशन देते हैं, ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहे। क्योंकि हमारे कंपनी का टैगलाइन है पढ़कर, समझकर, निवेश कर। इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों। ढेर सारे कमेंट्स पक्के चाहिए मुझे, और अगले हफ्ते में मिलूंगा आपके सारे सवाल, मैक्सिमम सवालों के जवाब देते हुए। बाय फॉर नाउ।